11 साल पहले भारत की दुनिया में क्या छवि थी, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं। और अब भारत की छवि क्या है, ये बदलाव क्या आपने महसूस किया? पीएम ने सिर्फ देश के अंदरूनी मुद्दों पर नहीं बल्कि देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, फैसले लिए। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है, इसका ज्यादा अंदाजा भले ही आपको ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को इसका एहसास अच्छे से हो चुका है। 11 साल के दौरान भारत ने सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है। देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को अमली जामा पहना दिया। ये मोदी के लिए जनता की दीवानगी है। और पता है क्यों? क्योंकि मोदी जनता की नब्ज को टटोलना जानते हैं। जनता क्या चाहती है वो मोदी करके दिखाते हैं। देश की जनता को आस थी कि मोदी आएंगे तो 370 हटाएंगे, आए और करके दिखाया। सिर्फ 370 नहीं, मोदी ने ऐसे ऐसे पराक्रमी निर्णय लिए जिसको हर हिंदुस्तानी आज सल्यूट करता है। आइए पहले कुछ आई प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सवालों का जिक्र और फिर मेहमानों से चर्चा। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। वर्ल्ड की बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक उनको ला रहे हैं। धीरे धीरे आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये देश चूंकि समृद्ध संपन्न होना चाहिए, ये देश विश्वगुरु होना चाहिए। और इस देश में दुनिया में जो जो अच्छी बात है वो हमारे देश में होनी चाहिए। यही हमारा कार्यक्रम है और मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। जो विकास का कार्य हुआ इन 11 वर्षों में, वो तो बिल्कुल आंकड़े आपको स्टेयरिंग यू इन द फेस। आपकी अर्थव्यवस्था जो है भारत की $2 ट्रिलियन थी, आज वो 11 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़ के 4.3 ट्रिलियन बन गई है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो मोदी जी ने जो काम किया और जो बाकी 4 साल हैं मोदी 3.0 में, उसमें भारत को एक विकसित भारत बनाने में उसकी अच्छी सॉलिड नींव डाली जा रही है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि 4th तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमने उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सवाल आज रहेंगे जो कि चर्चा में शामिल रहेंगे। विकसित भारत एट 2047, अब दूर नहीं मिशन। मोदी कैसे हैं देश के सबसे भरोसेमंद प्राण? पीएम मोदी के 11 साल, कितना सफल अमृतकाल? पृथ्वी से अंतरिक्ष तक नए भारत की धमक। विकसित भारत मिशन, अभूतपूर्व लक्ष्य, अकल्पनीय समर्पण। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं। सुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दुष्यंत नागर जी भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आरपी सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हालांकि आज जेपी नड्डा जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, लेकिन क्या सरकार ने अपना नजरिया बदलते हुए भारत को बदला है? विजन 2047 की नींव को आपने तमाम फैसलों के साथ जो मजबूती दी, उसी बीच में आपने यूपीए शासनकाल की अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनकी नकारात्मकता और करप्शन का भी जिक्र किया। देखिए, मैं अभी यूपीए काल में कैसे कैसे क्या कर रहा है वो सबको जानकारी है। किस प्रकार से फैसले ना लेने वाली सरकार थी, कैसे सिर्फ रक्षा के मामले में नहीं, देश की तरक्की के मामले में भी फैसले ना लेने वाली सरकार थी। मैं इस मामले में एक उदाहरण देना जरूर चाहता हूँ। एंथनी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि हम लोग सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर रहे बॉर्डर पर, क्योंकि हम बिल्ड करेंगे तो उसको चाइना यूज़ कर लेगा। ये 2014 का मेरे ख्याल ठीक ढंग से मेरे को याद है, मार्च का कुछ
उनका बयान है पार्लियामेंट के अंदर, जो आखिरी सत्र रहा उनके काल का। तो ये तो परिस्थिति थी हमारी, परंतु सिर्फ ये नहीं, हम लोग फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में थे दुनिया के अंदर। आज हम लोग चौथे नंबर की इकोनॉमी में हैं, 4.6 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी हो गई। तो दिखता है कि 4.6 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई, सॉरी। तो दिखता है कि किस प्रकार से बेशक वो इकोनॉमिक सेक्टर पर हो, बेशक वो रक्षा के मामले में हो, बेशक वो गरीबी उन्मूलन के मामले में हो। जो अभी वर्ल्ड बैंक का जो नया डेटा आया है वो तो सबकी आंखें खोल देगा। उसमें कहा गया है कि जो गरीबी दर पर 27.1 था हमारा, वो घटकर 5.3 रह गया है, और लगभग 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और उन्होंने उनका ये भी इंडिकेशन है, अगर इसी दिशा में चलते रहे तो अगले 3-4 साल में हमारे यहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। अब ये सबके पीछे जो कारण है वो है ओवरऑल जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट हुई देश की, वो चाहे तो इकॉनमी के मामले में हो, चाहे वो उस इकॉनमी के बेनिफिट गरीब आदमी तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता हो। मैं 2 उदाहरण इसमें जरूर जोड़ना चाहूँगा। एक है आयुष्मान भारत, लगभग 55 करोड़ लोगों को उसका कवर में आए, 55 करोड़ लोग उस कवर में आए, उसको बेनिफिट मिला, उनको बेनिफिट मिला कि आज जो हेल्थ का इशू रहता है, दुनिया की सबसे बड़ी एक की हेल्थ स्कीम है तो भारत में है, मतलब कई देशों की पॉपुलेशन मिलाकर हमारी उतनी बड़ी हेल्थ स्कीम है। दूसरा जिसने बहुत ज़्यादा बदल किया वो है मुद्रा योजना लोन। लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत लाकर स्वरोजगार की ओर बढ़ाया। इसका नतीजा ये निकला कि आज लोग बेरोजगारी से बाहर निकलकर अपना खुद का रोजगार भी करते हैं और अपने आगे 7 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। देश हमारा खेत खलिहान वाला देश है। अभी आपने शिवराज जी का बयान चलवाया कि हमारी ग्रेजुअली कैसे हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में बढ़ रही है, और उसका एक कारण है कि जो भारत में जो किसान सम्मान निधि दी जाती है, मोदी जी की जो किसान सम्मान निधि मिलती है, उससे जो गरीब से गरीब किसान है उसकी चिंता हो रही है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था किस प्रकार से खेती के अंदर बहनें योगदान दे रही हैं ड्रोन दीदी के माध्यम से। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप खेती करें, टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग उस खेती के लिए किया जाए, इसकी भी चिंता हो रही है। और ऐसी लाखों दीदियां देश में खड़ी पैदा हो गई हैं जो कि है ऐसी, जो आज ड्रोन के माध्यम से खेती में योगदान देती है अपने अपने क्षेत्र में। तो जो मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी का लाभ सिर्फ चांद पे चंद्रमा पे जाने के लिए नहीं या स्पेस के लिए नहीं है, वो इसलिए भी है कि उसका उपयोग नीचे कैसे मिल सकता है उसकी भी चिंता हो रही है। गरीब से गरीब आदमी को उसका उपयोग कैसे हो सकता है। अभी मैं जो जैम टेक्नोलॉजी उसकी बात नहीं कर रहा जिस कारण से भ्रष्टाचार रुका। आज यूपीआई के कारण से जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है लोगों को, ये उपहास उड़ाते थे हमारा कि कैसे आप गांव के अंदर कोई केले बेचने वाला यूपीआई कैसे वो बारकोड यूज करेगा। आज तो कोई देश का ऐसा कोना बचा नहीं यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल प्रोसेस से बैंकिंग या डिजिटल प्रोसेस से मनी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये सब कुछ पिछले 10 सालों का चमत्कार या 11 सालों का चमत्कार है, जिसके चलते आज देश हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट दिखता है। ठीक है सर। शुभ्रांश राय जी, बीजेपी कहती है कि नीतियां नहीं बल्कि नतीजे बोलते हैं। नीतियां आपके कार्यकाल के दौरान, यूपीए शासनकाल के दौरान भी बनी, लेकिन आज अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बीजेपी ने यह भी कहा कि 11 साल पहले कैसे देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कैसे कुर्सी को सुरक्षित रखना एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका यूपीए का यानी कि कांग्रेस का बन चुका था। आपने नीतियां तो बनाई, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन बहुत लिमिटेड रहा। तो यूपीए शासन काल के दौरान जो प्रगति देखने को मिली, क्या बीजेपी शासन के काल के दौरान उसने एक लंबी छलांग लगाई, एक लंबी उड़ान भरी? ये आंकड़े जिन पर आप यकीन करते हैं या उसका काउंटर रखते हैं? पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन पर उनको बधाई देता हूं, और पूर्णिमा मिश्रा के साथ साथ उन सैकड़ों हजारों पत्रकारों की तरफ से अपना आक्रोश व्यक्त करता हूं कि 4015 दिन की सरकार बनने के बावजूद भी ये व्यक्ति आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया।
140 करोड़ आबादियों का देश, 140 करोड़ भारतीयों का लोकतंत्र, और हमारा प्रधानमंत्री अपने पत्रकारों के सवाल जवाब से डरता है, इसलिए शायद वो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। दूसरा, आपने जिक्र किया यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का। मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार था, तभी 65 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल मिलता था, और नरेंद्र मोदी सरकार में उनके मित्र की सेवा की जा रही है, इसलिए 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल मिल रहा है। ये देश देख रहा है, ये देश जान रहा है। दूसरा, इन्होंने बड़ा एक सुंदर सा जिक्र किया कि गरीबी रेखा से ऊपर हम ले आए। मैडम, इस देश में 85 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर 5 किलो राशन दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ को उन्होंने पेटेंट करा रखा है। आरपी सिंह साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप उनके झूठ को क्यों इंडोर्स कर रहे हैं? जिस देश में 85 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए बैठे हैं, वहां पे आप टेलीविजन पे बैठकर आपने गरीबी रेखा ऊपर नीचे करने का झूठ बोल दिया। उससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज तो हम 2025 में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुछ करदानियां मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं। सबसे पहली उनकी उपलब्धि नोटबंदी। एक मुगल काल के दौर में एक पागल बादशाह होता था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने करेंसी बदला, लाल पीले नोट चलाए, दौर वही रिपीट किया गया कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। नोट भी बदल गया, लाल पीले नीले काले भी हो गए, आतंकवादी भी बढ़ गए। पुलवामा से लेकर पुंछ से लेकर अनंतनाग तक इतनी बार आतंकवादी आए, हमारे बेतना भारतीय मारे गए, और उन आतंकवादियों का पता भी नहीं चलता। यह है नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे ताली पीट के कहते हैं कि रातों रात 35,000 कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कितनी कंपनियों में ताला लगा? वो बेरोजगारी बाकियों के साथ साथ आपकी फिल्म सिटी और आपकी इंडस्ट्री में भी दिखती है। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें आपके यहाँ लोगों की छटैया नहीं होती। ये बेरोजगारी का दूसरा साक्षात उदाहरण है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नरेंद्र मोदी जी 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने की बात कर रहे थे, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने अपना भंडार बढ़ा लिया। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, आपने भंडार तो बढ़ाया लेकिन किसान की इनकम नहीं बढ़ी। आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। चौथा, आपने कहा 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे, एक भी व्यक्ति जो है वो खुले सड़क और आसमान के नीचे नहीं सोएगा। अभी आपके कार्यक्रम में मैं पैकेज की शुरुआत में देख रहा था कि परिवार बड़ा हुआ, कोई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चला गया, उसको डीडी आवास नहीं दे रहा। वो तिलक लगाए और टिकली लगाए हुए उस महिला से उसका दर्द पूछिए, जिसका घर तोड़ दिया गया। वो पक्के आवास नरेंद्र मोदी जी का वादा कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो रक्षा नीति की कर रही थी मैडम, मैं इसका छोटा उदाहरण देता हूं। मैं 10 मई की डेट को याद करता हूं। 10 मई 2025 भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन टेरर स्टेट पाकिस्तान, एक भूखा कंगला देश पाकिस्तान, उसकी गर्दन हमारे सेना के हाथ में बंद थी। हम जब चाहते पाकिस्तान का भूगोल बदल सकते थे। बांग्लादेश के साथ साथ पीओके की समस्या रिजॉल्व हो जाती, बलूचिस्तान एक नया देश पैदा हो गया होता। लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार जिसके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुनाव प्रचार करने गई थी, अब तक 11 बार वो कह चुका है कि मैंने व्यापारिक और आर्थिक दबाव में वो समझौता सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी का जिगरा इसी बात से देखने को मिलता है कि जिस सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबा रखी थी, उस सेना का उन्होंने अपमान किया और देश को सीज फायर जैसे समझौते के आगे शर्मिंदित होना पड़ा। सेना नहीं चाहती। यूपीए काल में उच्च महंगाई दर कितनी हुआ करती थी सर? पूर्णिमा प्लीज थोड़ा सा 60 सेकंड। उच्च महंगाई दर कितनी हुआ करती थी सर यूपीए काल में? सर थोड़ा रुकिए प्लीज। सर नंबर्स पे बात करते हैं ना, नंबर्स पे बात करते हैं ना सर। लेट्स टॉक ऑन नंबर्स, लेट्स टॉक ऑन नंबर्स ना। नंबर्स पे जल्दी से बात कर लेते हैं ना सर। ये सब चुनावी सभाओं के लिए रखिए ना सर। नंबर्स पे बात करते हैं कि क्या हुआ यूपीए शासनकाल के दौरान और क्या हुआ बीजेपी शासनकाल के दौरान। प्लीज रुकिए। इस देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी से चाहते थे कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाए। सेना सक्षम थी, हमारे हथियार सक्षम थे। फिर नरेंद्र मोदी जी किसके कारण बेबस होकर उन्होंने समझौता किया सीज फायर का? क्यों अपने आप को सरेंडर की उपाधि दिलवाने पे बेबस हुए? ये जो आप महंगाई के आंकड़े बता रही हैं मैडम, इसका छोटा जीता जाता उदाहरण मैं आपको देता हूं। सर मैंने नंबर्स पूछे, नंबर्स बताइए सुब्रांश जी जल्दी से। 3 और मेहमान हैं। अब आप सोचिए कि मैं 10 मिनट तक सर आपको वही बातें दोहराने दूंगी जो लगातार चर्चा में आप लोग उठाते रहे। मैं कहती हूँ नंबर्स पर बात कर लीजिए ना सर। बताइए महंगाई दर यूपीए शासनकाल में कितनी थी सर? शिवराज जी जल्दी से बताइए, क्विकली सर,
कितनी महंगाई दर थी यूपीए शासनकाल में? सर जल्दी से बताइएगा और सबसे इम्पोर्टेंट सर, बात, कितनी महंगाई दर थी यूपीए शासनकाल के दौरान? मैडम इतनी ही महंगाई थी दर सर? थी। क्योंकि हाँ, नंबर लीजिए, कितनी नंबर थी? लीजिए, परसेंटेज बताइए, नंबर कितनी लीजिए, थी प्लीज, सर? नंबर लीजिए। सर जल्दी बताइए नंबर- प्लीज सर, 618 हो गया, प्लीज जल्दी बताइए कितनी थी? उच्च महंगाई दर कितनी थी सर? अरे रुको, यूपीए काल में इतनी महंगाई दर थी सर, कि कितनी थी? 35,000 रुपए का कितनी थी? मोटरसाइकिल मिलता था, 1 लाख रुपए कितनी का थी मिलता सर? है। कितनी थी? यूपीए काल में उतनी ही महंगाई दर अरे थी उतनी कि कितनी 65 कितनी रुपए थी का सर? पेट्रोल मिलता था, 100 रुपए का मिलता उतनी है। कितनी यूपीए कितनी काल थी? में इतनी ही महंगाई दर थी कि कितनी लोगों थी को सर, बताइए ना। 11% फिक्स डिपॉजिट था, 2G 7% घोटाला, के रेट पे होम लोन, CWG 5% घोटाला, के रेट पे कोल घोटाला एजुकेशन लोन किसके मिलता शासनकाल था। में हुआ था सर? अब आपकी मजबूरी है, आप पूर्णिमा जी, परसेंटेज क्या? नहीं बता पाएंगे। आपकी मजबूरी मुझे अरे दिख मैडम, रही है इससे कि बड़ी आपको महंगाई परसेंटेज का तक नहीं क्या पता बताऊं? सर। आपकी मजबूरी अरे देखिए कि सर, आपको क्या परसेंटेज साइकिल नहीं आप पता। मोदी जी सवाल सीधा आप नंबर्स उठाकर पूछ रही हूँ, आप आप महंगाई नंबर्स के नहीं पीछे बता पड़ी है। सकते। एंड आई एम श्योर 35 दुष्यंत जी यहाँ पर बैठे हैं, आपसे मोटरसाइकिल ज्यादा बेटर 1,10,000 परसेंटेज बता देंगे। मैं पूछ रही हूँ कितना परसेंटेज था सर, बता पाएंगे तो बताइए। आप परसेंटेज के पीछे पड़ी हैं भाई, आप अंग्रेजी की स्टूडेंट अरे हैं क्या? सर, अगर 35,000 परसेंटेज का पूछने पर, अच्छा मोटरसाइकिल एक मिनट आम जनता सर, मैं को 1 अंग्रेजी लाख की रुपए स्टूडेंट नहीं मिलता, रहती। महंगाई दर के पीछे कितनी पड़ी है। महंगाई अभी प्रतिशत आपको थी? महंगाई के हाईएस्ट आंकड़े समझ में नहीं आ सर, रहे हैं। उच्चतम अभी आपको महंगाई दर GDP समझ कितना में नहीं आ रही है। फीसद थी अभी आपको यूपीए GST समझ में शासनकाल नहीं के आ रही है। दौरान? उच्चतम अभी महंगाई आपको दर GST कितना समझ में नहीं आ प्रतिशत रही है। थी? कितना प्रतिशत थी सर यूपीए शासनकाल के दौरान उच्च महंगाई दर, डिस्पाइट ऑफ सब्सिडीज जो आपने पेट्रोल डीजल पर दिए? छोटा सा कितनी उदाहरण थी मैंने सर? आपको दिया नहीं दे पाएंगे, कि यूपीए नहीं दे पाएंगे आप, शासनकाल में, नहीं दे यूपीए पाएंगे, कोई बात शासनकाल नहीं। में आप मुझे 16 घुमाते रुपए रहिए किलो और आटा मैं बिकता समय था। बर्बाद इस पर नहीं आज करूंगी 45 सर, रुपए किलो नहीं बिकता बर्बाद है। करूंगी समय। देश की बात संजय जी देश आपको ले की आती हूँ, भाषा चलिए में नंबर्स पर पूर्णिमा क्विकली बात मिश्रा करते हैं। जी, सिंह साहब उसके हर बाद कोई मैं आपके आपकी पास एक तरह बार अमीर काउंटर नहीं के लिए है। आऊंगी। यहाँ संजय जी कोई शुरुआत आपकी करते हैं। संस्थान तमाम की तरह योजनाओं के विज्ञान बीच उपाध्याय योजना यूपीए से शासनकाल नहीं ने है। बहुत सारी हिंदुस्तान की योजनाओं की बात, नींव हिंदुस्तान रखी, की बात। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे वो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से लेकर हो, मनरेगा से हो, या फिर और बाकी बहुत सारी सब्सिडीज और जो नंबर्स उनके दौरान थे। जरा कंपैरेटिव स्टडी एक दे दीजिए, दोनों के समय क्या रही, कैसी रही? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग मैं फॉलो पर। देखिए ऐसा अगर बात किया यूपीए गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, सरकार बनती है, सरकार देश के लिए काम करती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 11 साल की तुलना अगर हम 65 साल से करें तो कहीं 11 साल 111 साल के बराबर लगता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में देख लीजिए। चाहे यूनिकॉर्न में देख लीजिए, तकरीबन 116 यूनिकॉर्न है। तकरीबन अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे, $550 बिलियन का बिजनेस कर रही है, जो 2015 में 103 बिलियन डॉलर का था। हम आते हैं एयरपोर्ट्स में, 74 हुआ करते थे, 170 या 160 हो चुके हैं। अब अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि वीट की फसल और किसानों की योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे कि भाई एमएसपी पे किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं तो यही बोलता, आंकड़े लेके बैठेंगे, हमारे बड़े भाई मित्र भी हैं, तो आंकड़ा ये बोलता है तकरीबन 1200 रुपए का वीट था एमएसपी का 2012 में, 2013 में, आज है 2450 रुपए का। बोलोगे तो एक क्रॉप की आपको प्राइस दे देंगे, उसमें बढ़ोतरी तकरीबन 170 से 80% हो गई। जो तेल है उसमें 100% का हो गया है। तो ये समझना जरूरी है। अभी इन्फ्लेशन की आपने बहुत बार सुब्रांत भाई से कोशिश किया, सुब्रांत भाई आंसर नहीं दे पाए। हाईएस्ट थी 12% और ऑन एन एवरेज जो था यूपीए शासनकाल में 8.6% है। आज का इन्फ्लेशन अगर बताएं तो 3.16% है, अप्रैल का बता रहा हूं। तो देखिए ऐसा है कि आप शासन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बुराइयां निकालने से नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय आपके जमाने में कितनी थी बताने की जरूरत है, आज 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। तो हर तरफ बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट। हम ये नहीं कहते कि इस गवर्नमेंट ने 100% सारे अच्छे काम कर दिए, लेकिन हाँ कम से कम 50% या हो सकता है 30% उस तरफ अग्रसर है जहां पे देश की योजनाओं पे देश के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। लाभ की बात करें, बैंकिंग सिस्टम, पहले बताइए कि किसी के पास बैंक होता था, शौचालय कितने बना दिए गए। आप जल की योजनाओं को देख लीजिए, आप किसी भी योजना पे चर्चा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं है। हम 100% इंपोर्ट करते थे हथियारों का, 2017 में जानते हैं कितना एक्सपोर्ट होता था, 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। आज तकरीबन 1,46,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आर्म्स एक्सपोर्ट की बात करूं, जो हमेशा आयात करता था वो निर्यात कर रहा है। तो आपको देखना होगा कि सारे समीकरण किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से समाज चल रहा है, किस तरह से देश चल रहा है। नो डाउट, मैं नहीं कहता कि बैगन बोल रहा हूं, हो सकता कुछ इस गवर्नमेंट में त्रुटियां हो गई है और त्रुटियां आप निकालिए, लेकिन ये बोल दीजिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर का कारण भी था, आपको पता होगा 10 तारीख को जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेस है वहां पे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल गिर गया था, रिसाव हो रहा था। इसके कारण कहीं ना कहीं
10 तारीख को अमेरिका का प्लेन भी आया था और वहां पे वो कारण था कि सीज फायर करना पड़ा। सीज फायर ट्रंप के कहने पे क्यों इतना बौखला रहे हैं? अगर ट्रंप ही सही है तो ट्रंप की हर बातें मान लेते हैं। ट्रंप की आप आधी बात मानते हो, आधी नहीं मानते हो, तो पूरी बात माननी पड़ेगी। सुब्रान भाई, आपको देखना पड़ेगा क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, 11 साल नहीं, 111 साल की उपलब्धि है। कितना इंपॉर्टेंट किसी भी सरकार के लिए कि सिर्फ बातें कही ना जाए बल्कि पूरी करके दिखाई जाए। अकाउंटेबिलिटी मैटर्स, सिर्फ कह के नहीं बल्कि करके दिखाना जरूरी है। और क्या मोदी सरकार ने विकास को केंद्र में रखते हुए राजनीति को एक ऐसी धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर जनता सवाल भी पूछ सकती है और अगर वादे पूरे ना हुए तो उस पर सवाल भी उठा सकती है। मेरे से सवाल है? जी सर, आप ही से, अवधेश जी। देखिए, इसको मोदी सरकार को अगर हम पुराने मापदंडों के अनुसार मूल्यांकन करेंगे तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे कवि अज्ञेय ने लिखा है कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो जो शब्दावलियां थी परंपरागत रूप से सरकारों के कामों के मूल्यांकन का, यहां तक कि देश और विदेश के स्तर पर, जब वो सब चीजें बदल रही है तो उसके खांचे में जो लोग देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसे 4 अवसर आए भारत में। आजादी के बाद तो नेहरू जी की सरकार थी, उस समय देश में व्यापक काम करने थे, अब उस पर मैं जाऊंगा नहीं। जो कुछ भी हुआ एक बदलाव हुआ। दूसरी सरकार 1977 में आई थी जो इंदिरा जी को हरा के आई थी, उससे एक उम्मीद थी कि वो भारत में व्यापक बदलाव लाएगा, कुछ लाई, लेकिन 2.5 साल में वो सरकार खत्म हो गई। इस बीच में इंदिरा जी की 71 में सरकार आई थी जिनके अनेक अवसर मिले, उस सरकार ने नीतियों को बदल के कुछ काम भी किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि भारत के लोगों के अंदर जो लंबे समय से अपने देश के बारे में सोच और समझ को लेकर भ्रम था, उसको बदला है, देशभक्ति का भाव पैदा किया है। दुनिया में भारत की छवि कैसी होनी चाहिए, भारत के रूप में उसकी जो ताकत है, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, उसके आधार पर दुनिया की छवि बदली है। भाई, अपने पहले कार्यकाल के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण में कोई प्रधानमंत्री भारत के योग को ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड देशों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है तो वहां से तो एक नई शुरुआत होती है ना। अब इस समय भारत यह है कि आज दुनिया के सारे देशों के अंदर यह भाव है कि भारत उठ के खड़ा हो रहा है। जो बड़े देश हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव है कि अगर भारत खड़ा हो गया तो हम कहां रहेंगे। जो साउथ के देश हैं उनको लगता है कि भारत खड़ा होगा तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। जो हमारे कंपेटिटर हैं उनके अंदर ये भाव लग रहा है कि भारत से अगर हम फिट नहीं बैठे तो दुनिया का सप्लाई चेन उनके हाथों में आ जाएगा। तो ऐसी जगह पर लाके भारत खड़ा हो गया और देश के एक एक आदमी के अंदर ये भाव है। जो विरोधी है उनको भी लग रहा है कि भारत अब बदला हुआ देश है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दर्शकों से, क्या 15 अगस्त 1947 के बाद किसी ने कल्पना की थी कि देश का एक प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना के और तिरंगा झंडा लेकर के वहां चलेगा? ये देखने में छोटा भाव लगता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में तो लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए नहीं देखा उस दिन से। अगर किसी दिन सेना फहरा देती थी तो आधे घंटे के अंदर वहां पाकिस्तान का झंडा फहरा जाता था। और उसमें चीन और पाकिस्तान पर क्या क्या गुजरी होगी जरा कल्पना करिए। अब आप कुछ भी बोलिए सर, आप कुछ भी बोलिए, वो ऐसे होता नहीं है सर। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हमला हम झेलते थे, आप अपने जो अंदर हम में जिन मैनेज लोगों ने करते कुर्बानी थे। दी है, मैं नहीं, नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, अपना नहीं, कर रहा हूं कम हो आपके रहा है। ऊपर कि जिन सर, लोगों ने सर, कुर्बानी दी श्रीनगर सर, में ऐसा है, लाल वो चौक पे कुर्बानियां झंडा दी फहराने हैं। के लिए आप उनके योगदान को कम कर रहे हैं। भाई, मेरी ऐसा इतनी है सी कि आपत्ति बीच है। में मैं जानता था ये बीच में आएंगे। नहीं, बीच में आना कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है कोई। स्वीकार किया। ठीक है, एक बार अवधेश जी की बात पूरी हो लेगी। हाँ, ना, अपराध नहीं, अपराध नहीं, अपराध नहीं, अपराध नहीं, उनको ठीक है, सवाल उन्होंने उठा। देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि पहले के लोगों ने बलिदान नहीं दिया है, लेकिन उन बलिदानों को अपनी सीमाओं के अंदर सीमित रह के अंदर ही मैनेज करना और साहस करके सीमा पार नहीं करना और साहस करके वंदे मातरम कश्मीर में नहीं बोलना और प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा झंडा नहीं उठाना, ये उसमें कमी थी जो पूरी हुई है। ठीक है, लोग तो बलि दे ही रहे थे, लड़ ही रहे थे,
आज अगर नहीं, मैं ये जो लास्ट बात कर रहा हूं, देखिए इस समय भारत में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। बगैर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आधार बावजूद कोई देश ना अपने को पहचानता है, ना महाशक्ति बन सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। वो दाल रोटी खाएगा, उसी में सिमटा रहेगा। तो भारत का सामूहिक मानस बदला है कि हम दुनिया का अपनी सभ्यता और सोच के आधार पर नेतृत्व कर सकते हैं। उसके लिए हमको ताकत अर्जित करना है, आर्थिक भी, सैन्य भी, शैक्षणिक रूप से भी। उस दिशा में भारत बढ़ा है। ये बदलाव 11 वर्ष पहले इसकी कल्पना हम नहीं करते। मुझे एक बार हेडलाइंस के लिए, फिर दुष्यंत जी आप काउंटर रखिएगा जो अवधेश जी ने कहा और जो आपका इस पर ऑब्जर्वेशन है। दुष्यंत जी अपने ऑब्जर्वेशन साथ में रखिएगा और साथ ही उन वायदों का भी जिक्र करिएगा सर, जो आपको लगता है कि यूपीए ने वादे किए, पूरे नहीं हुए, एनडीए ने उसको पूरा करके दिखाया और जो देश की मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दो बातें रखी जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। एक तो इन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की, दूसरी इन्होंने मुद्रा योजना की बात की। मैं उसमें एक और जोड़ना चाहता हूं जो मोदी जी ने किया है। वैकल्पिक और पारंपरिक जो चिकित्सा है उस क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसका जिक्र अवधेश जी ने योगा दिवस के रूप में भी चर्चा में आया। दोनों योजनाओं के विषय में बताऊं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के लिए जो 6,000 रुपए की राशि है वो बहुत कम है। दूसरी जो मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी योजना है, लेकिन स्टेट बैंक के चेयरमैन का एक बयान है कि अभी तक 20% उसका एनपीए है। तीसरी बात राणा जी ने करी बैंकिंग को लेके। बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार करने के मोदी जी ने काम किए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको झुठला देंगे। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे जो एनपीए था वो 2.89 था, आज 10 लाख करोड़ के ऊपर है। सरकार योजना तो अच्छी बनाई है, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो जमीन पे होना चाहिए था उसमें व्यापक कमियां रही हैं या भ्रष्टाचार हुआ है, शब्द का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दो प्रश्न मैं उठा रहा हूं इस डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनका जवाब दें। पहला सवाल तो भाई हमारा ये मानना है नौकरियों को लेके मोदी साहब की जो सरकार है वो बिल्कुल संवेदनहीन है। उसका डेटा है मेरे पास में कि जो एनएसओ का सर्वे है वो 2015 से लगाकर और 2023 तक कम से कम 18 लाख असंगठित क्षेत्र के जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए, और जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। दूसरा मेरा गंभीर आरोप ये है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो राज्यों में है या केंद्र में है, वहां जो भर्तियां निकलती हैं उनको संजीदगी के साथ में पूरा करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कर रही। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ओबीसी और एससी एसटी को हो रही है, जो उनको आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिलनी थी वो नौकरियां नहीं मिल पा रही है। इसमें प्लस में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि कई राज्यों की जो इनकी सरकारें हैं वहां पे जो 27% आरक्षण ओबीसी का है संविधान सम्मत, वो पूरा नहीं मिल रहा है। जैसे तेलंगाना का एक और उदाहरण इसमें मैं ऐड करूंगा कि वहां गवर्नर साहब ने जो राज्य सरकार ने परिवर्तन करके विधेयक भेजा है उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो राज्य सरकार अपने दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन जो रोजी रोटी का सवाल 140 करोड़ भारतीयों के समक्ष खड़ा है उस पे सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आती। ठीक है, 20 सेकंड में संजय जी जवाब दीजिएगा, फिर सिंह साहब के पास। दुष्यंत सर हमारे सीनियर भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन जिनको उन्होंने एनपीए का आंकड़ा दिया वो गलत है। इनके जमाने में एनपीए तकरीबन 4.95% था, वो आज घट करके 2.16% था, तो ये गलत हो जाएगा। एसबीआई नुकसान में जा रही थी, वो प्रॉफिट में आ चुकी है। हम बैंकिंग पे चर्चा नहीं, उसमें बैंकिंग पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए ऐसा होता है, कर सकते हैं चर्चा। मैं आ रहा हूँ सर। देखिए सरकारी नौकरी की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तकरीबन 18 लाख यहाँ पे सरकारी नौकरियां और तकरीबन पॉपुलेशन 25 लाख है। ये बताइए कि 18 लाख की नौकरियों से आपका काम चल जाएगा? नहीं, आपको यूनिकॉर्न खड़े करना पड़ेगा। आज के दिन में 116 यूनिकॉर्न। 18 लाख नौकरियां नहीं कही मैंने, 18 लाख छोटे मोटे उद्योग बंदे हो गए। सर सुनिए तो सर, करोड़ों एग्जांपल दे रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। और सर एसबीआई का भी आप सुन लो, सुनने हम चर्चा कर रहे हैं। अरे सर बिल्कुल, मैं बोलूं फिर बोलिएगा। मैं छोटा सा ही आपको सबमिशन दे रहा हूं कि जो आपने कहा ना कि बैंकों की आय बढ़ी है,
बैंकों ने एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगा दिए? सर, मैं आ एटीएम रहा हूं, कार्ड से मैं लगा सर के आ रहा हूं। एटीएम सर, मैं आ रहा ट्रांजैक्शन, हूं। चेक बुक, सर मैं आ रहा हूं, तो वो पैसा जल्दी आप से, काट जल्दी रहे से। सर हैं। बिल्कुल, मैं यूपी 10 की सेकंड सरकार में जल्दी नहीं से, था। देखिए, जल्दी से, यूनिकॉर्न की बात हो रही है। देखिए, मैं भी एक नौकरी करता था और आज यूनिकॉर्न तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक रोजगार देने वाला एक युवक बैठा आपके सामने जो तकरीबन 20 लोगों को नौकरी दे रहा है, यानी हमारे वैसे 20 लोगों का घर चल रहा, जो पहले सिर्फ मेरा घर चलता था। तो ऐसा नहीं है, ये 120 जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से उठ के चला गया चाइना। सर ये क्यों हुआ? 1990 में, 1990 से लेकर के आरपीजी की सरकार है भैया। नहीं सर, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप 20 लोगों को नौकरियां दे रहे हैं सर। सर्विस सेक्टर के ऊपर देश नहीं चल सकता। आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, और सर्विस सेक्टर भी अब अपने पीक पे आ चुका है। 80 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है? तक का हुआ है। सबसे गंभीर प्रश्न है, ये बताइए, जब बनना था तो ठीक है, बना नहीं quickly पाया। से, जल्दी। जब बना पाएंगे तभी हो ये पाएगा। डीएम दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर ठीक। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैं बनाया, जवाब इसके सिंह दोनों साहब तरफ से भी इंडस्ट्री लेती हूं। लगनी बनाने थी। से क्या होता है? आप बताइए सब कितनी कुछ आप लोगों ने सिंह साहब इंडस्ट्री जवाब लगाई? आपसे लेती हूं, जापान के सहयोग से, क्योंकि जापानी ग्लोबल तकनीकी के रेटिंग में आधार तो पर उद्योग लगना प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी टॉप पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने वाले ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी दर पर सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। वैकल्पिक जरूर चीजें दी, लेकिन बेरोजगारी दर को सीधे सीधे यहाँ सरकार कम कर नहीं पाई। इसके अलावा सर, संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं इस सरकार पर बीते 11 सालों में। चलिए पहले हम रोजगार की बात कर लेते हैं। कोई बड़ा प्रश्न उठाया दुष्यंत जी ने, और काबिल लोगों में से हैं, डेटा समझते हैं, पढ़ते हैं। दुष्यंत जी, ईपीएफओ का डेटा भी पढ़ लेना चाहिए जी। और ईपीएफओ का डेटा तो लगातार बता रहा है किस प्रकार से रोजगार बढ़ रहा है। मैं नहीं बता रहा, और मैं अभी बैठे बैठा गूगल सर्च मार रहा था कितना डेटा है। मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे पास आपका नंबर आपको भेज भी रहा हूँ मैं। 2017-18 के अंदर कोई 1.5 करोड़ था। 2018-19 में कम हुआ, कोई 61 लाख रह गया। फिर उसका 18-19 में, सॉरी 19-20 में 78 लाख है। फिर 2020-21 में 70 लाख है। 21-22 में 1 करोड़ 22 लाख है। 22-23 में 1 करोड़ 38 लाख है। 23-24 में 1 करोड़ 31 लाख है। ये लगातार मेरा डेटा नहीं, ईपीएफओ का डेटा है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात दुष्यंत भाई, जब सड़कों का जाल बिकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, जब ड्रोन दीदी के लिए मेहनत की जाती है, जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है, तो उसके कारण से रोजगार तो देश में बढ़ता ही है। और ये भी आपको पता है कि भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया है। तो वो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, उसके चलते हुए अल्टीमेटली तो रोजगार बढ़ रहा है ना। वो कोई ये तो नहीं कि अपने आप ही कहीं से अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नहीं है। और दूसरा जो मैंने कहा था कि आपने कहा कि 20% उसमें मुद्रा योजना में आप मुझे डेटा में चेक नहीं कर पाया, एनपीए है, परंतु 52 करोड़ लोगों में से अगर 20% अगर एनपीए भी हो गए, फिर भी लगभग 32 करोड़ लोग, 30-32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार का साधन हो गया। और वह अकेला रोजगार नहीं प्राप्त करता, जब आदमी खुद रोजगार शुरू करता है। अभी आपके सामने संजय जी ने बताया कि वह 20 लोगों को रोजगार देते हैं, संजय राणा जी 20 लोगों को रोजगार देते हैं। तो जब अकेला कोई काम शुरू करता है, तो कम से कम एक आदमी को तो आगे और रोजगार देता ही होगा वो। ठीक है। तो सर, जिस सर्विस सेक्टर की, बस एक ही लाइन बोलना है आज हम लोग, देखिए, जिस सर्विस सेक्टर के आधार पे अपनी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चढ़ा के बता रही है, उसकी पहुंच सीमित है भाई। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाओगे, तब तक देश का कैसे भला होगा? ठीक है सर, टाइम 5 सेकंड जल्दी से। देखिए, हाईवे हमारे 65 साल में जो हमारे कांग्रेस और मित्रों का शासन रहा, 51,000 किलोमीटर बने थे, और वो आज के दिन में देखा जाए 1,46,000 किलोमीटर हो गए। तो देखिए, आपको ये भी देखना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तभी विकास हो सकता है। शुभ्रांश जी, टाइमर रख रही हूँ सर 1 मिनट का आपके लिए। शुभ्रांश जी, जवाब दीजिएगा। देखिए पूर्णिमा, 2-3 बेसिक बातें हैं। एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कहते हैं कि देख रहा है ना विरोध की अंग्रेजी बोल बोल के कैसे डराया जा रहा है। आप कई बार महंगाई दर और इन्फ्लेशन का बात कर रही थी। महंगाई दर और इन्फ्लेशन के कागजी नंबर पे क्या जाना, जब बीच में नहीं, जब इस्तेमाल करने वाला जो एक आम जनमानस शुभ्रांश जी अलग डांटने लगते हैं। मैं टीम को कह रही हूँ टाइमर रखेंगे, आप उंगली दिखा के कहते हैं बीच में नहीं। गजब स्थिति है सर आपकी। हो गया ना, फिर भी ब्रेक कर लीजिए टीम को पहले, उसके बाद बताते हैं। और आपके लिए मैं बैठी रहूं फिर, और कमर्शियल पे भी ना जाऊं? बोलिए ना सर, पहले सुना तो करिए एंकर ने क्या कहा, उसके बाद उंगली दिखाया करिए ना सर। बोलिए। अब हो गया, चलिए। तो कहने का मतलब ये है मैडम कि इन्फ्लेशन और अंग्रेजी बताकर हम जैसे साधारण लोगों को डराने की कोशिश मत करिए।
जब यूपीए की सरकार थी तो 12 रुपए किलो का आटा मिलता था, 45 रुपए किलो का मिलता है। ये महंगाई का छोटा उदाहरण। बाकी ये साहब लोग सड़क और हाईवे निर्माण की बात कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा इसमें छोड़ दूं कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के दौर में दिखाएंगे 3 रुपए 24 पैसे प्रति किलोमीटर नितिन गडकरी जी का टोल और टैक्स है। बेसिक बात पे बात करते हैं, शायद आपका नहीं लगता होगा टोल टैक्स, बाकी आम जनमानस का लगता है। तीसरा, इन्होंने जो बड़ा सुंदर सा मुद्दा किया, रोजगार आप बनाइए ना, देश रोजगार ही तो मांग रहा है। सरकारी नौकरी तो आप नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम रोजगार के साधन आप नहीं देते। ये दिखना चाहिए रोजगार है। जिस तरह से युवा बेरोजगार हो रहा है और आप दूसरों के बारे में कहाँ सोच पाएंगे। कम से कम जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करती है उसी की बेरोजगारी देख लीजिए। रोड में तो बेरोजगारी है वो दिख रहा है। अभी केरला में नितिन गडकरी जी का भ्रष्टाचार दिखा का पूरा फ्लाईओवर ही गायब हो गया। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार दिखा। रही बात, आपने बड़ा सुंदर जिक्र किया यूपीए का बैंकिंग मॉडल और मोदी जी का बैंकिंग मॉडल, तो मैं छोटा सा आपको प्रकाश डाल देता हूं कि यूपीए के दौर में जितने बैंक थे उनका मर्जर करके जोड़कर तोड़कर बंद करने के बावजूद भी आज भी भारत की बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत नहीं हो पाई। नहीं तो एटीएम ट्रांजैक्शन से लेकर चेकबुक से लेकर मैसेज से लेकर, चलिए जीएसटी का प्रस्ताव लाने का भी क्रेडिट आपको देती हूँ, लेकिन उसको आप लागू नहीं कर पाए। उद्यमियों के लिए उपलब्धि हो उसका भी क्रेडिट आपको दे देती हूँ सर। आधार की शुरुआत आप ही के समय हुई, लेकिन किस तरीके से उसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड रहा। टोटल सैनिटेशन कैंपेन की शुरुआत आपने की, लेकिन स्वच्छ भारत तक आते आते बहुत देर हो गई। अवधेश जी 30 सेकंड में सर क्लोजिंग कमेंट लेके बस खत्म करूंगी, ओवर द टाइम हूं सर, जल्दी से अवधेश जी। देखिए आने वाले समय में रोजगार और बेरोजगारी दर के आंकड़े भी बदलेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। किसी शहर से आप चलिए, ट्रेनें भरी हुई है, बसें भरी हुई है, प्लेन के किराए महंगे, आपको जगह नहीं मिलती है। हर शहर में कैब सर्विस शुरू हो गया, कैब के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो अगर देश में बेरोजगारी है, कितनी मोटरसाइकिलों की बिक्री बढ़ी, कार की बिक्री बढ़ी है, ये सब क्या बता रहा है? ठीक है सर। और बहुत मानक है इसमें नौकरी की दृष्टि से है, लेकिन कि बहुत सरकारों ने जब 370 को लेकर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया और मोदी सरकार ने जब 370 को हटाया, तो वोटिंग टर्नआउट अगर विधानसभा के चुनाव में 63% देखने को मिलता है, तो इस साहसिक निर्णय की वजह से मिलता है जो कोई एक सरकार कम से कम ले पाई, और ये लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब जुड़ने के लिए, सुब्रांश साहब आपका भी, संजय राणा जी, अवधेश जी, दुष्यंत जी, आप लोग चर्चा में जुड़े रहाड़ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।